नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में आपने राशील के प्रेम विवाह की शुरुआत सुनी थी। आज वो प्रेम एक भयानक काला पानी की सजा बन जाता है। आप सुनेंगे कैसे राशील के पति जेड ने उसके पांवों में 25 फीट की बेड़ी पहना दी, कैसे एक लाडली बेटी को पालतू पशु से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर किया गया, जहां घर के लोग भी उसकी पीड़ा पर हंसते थे। बेड़ियों में जकड़ी राशील जब मरने की सोचती है तो उसके भीतर की सिकनी उसे रोकती है। वो छुटकारे का अवसर ढूंढती है और जब वो अवसर आता है जेड के सो जाने के बाद, तो राशील सिर्फ भागती नहीं है। सुनिए कैसे कृपाण लेकर राशील बर्बरता का अंत करती है। वो जेड के पुरुषत्व पर निर्णायक प्रहार करके उसे एक नपुंसक बना देती है। आज के एपिसोड में आप जानेंगे राशील के इस न्याय का कारण, सिकनी होने का अर्थ और अस्मिता की रक्षा का अंतिम साहस। क्या राशील को अपने इस काम के लिए जेल जाना पड़ेगा, या उसने सिर्फ उन दूसरी औरतों को बचाया है जो जेड की यौन हिंसा का शिकार हो सकती थी? यह एपिसोड साहस, प्रतिशोध और भावनात्मक मुक्ति की कहानी है। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 11, बेड़ियों में जकड़ी सिकनी और पुरुषत्व पर प्रहार। अपने साथ किसी के द्वारा ऐसी दुष्टता राशील नहीं जानती है। राशील से पहले कभी किसी ने अपमानित करने वाला व्यवहार नहीं किया है। राशील ने इसका तीव्र विरोध करना शुरू कर दिया है। उसके विद्रोही तेवर को देखकर उसके पांवों में बेड़ी पहना दी गई है। राशील चल तो सकती है किंतु भाग नहीं सकती है। बेड़ी लगभग 25 फीट की चैन के साथ जुड़ी हुई है। इससे राशील सीमित घेरे में ही चल फिर सकती है। चैन का दूसरा सिरा बदल बदल कर 2 हुक में फंसाया जाता है। एक रसोई और उससे लगे हॉल के लिए है और दूसरा उसके पति के शयन कक्ष में है। उसे इस बात से भी बहुत पीड़ा होती है कि उस घर में किसी भी व्यक्ति ने राशील के साथ किए जा रहे जेड के बर्बर व्यवहार से बचाने में उसका साथ नहीं दिया है। यही नहीं, उसे बेड़ियों में विवश देखकर वे उस पर हंसते हैं। उसे लगता है जेड का पूरा परिवार ही परपीड़क सेडिस्ट है। बेड़ियों में जकड़ी होकर भी घर की दूसरी स्त्रियों की तरह घर में रात दिन काम करती रहना राशील की नियति हो गई है। वो घर राशील के लिए किसी जेल से भी अधिक यातनादायी है। काला पानी की सजा किसे कहते हैं वो नहीं जानती है। कोई यदि उसकी इस दशा को जानता तो उसे काला पानी ही कहता। चूंकि राशील अपने घर से भागकर आई थी, इसलिए उसमें अपने परिवार से सहायता की गुहार लगाने का नैतिक साहस नहीं बचा है। वो किसी से अपनी दशा नहीं कह सके। इस दृष्टि से उसका मोबाइल पहले ही उससे छीन लिया गया है। उसे उसके घर वाले ढूंढ लेंगे, ये कहते हुए वहां आ जाने के बाद से ही राशील को कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया है। वह जेलनुमा घर में ही पराधीन रहने को विवश रही है। वो सूर्य दर्शन को भी तरस गई है। उसे अपने घर के पालतू पशु स्मरण आए हैं। वे यद्यपि गले में रस्सी पहनाकर बांधे जाते हैं, किंतु हर दिन उन्हें घास चरने के लिए बाहर ले जाया जाता है। राशील की दशा उन मूक पशुओं से भी बुरी हुई है। जेड राशील से दुष्टता से संबंध बनाता है। इससे राशील को सेक्स से बुरी तरह चिढ़ हो गई। जलंधर में उसके व्यवहार की तुलना कर राशील जब तब रोती रहती है। घर की दूसरी स्त्रियां यहाँ कैसे आनंद से रह रही है, क्या तूने देखा नहीं है? तूने अपने पर यह परेशानी खुद बुलाई है। शिकायत करने पर जेड उसका ही दोष बता देता है। राशील ने उसकी बात पर गौर किया है। वास्तव में उन स्त्रियों और राशील के लालन पालन और पारिवारिक पृष्ठभूमि में अंतर है। वे स्त्रियां बचपन से ही बंद घरों के जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार की गई हैं, जबकि राशील नहीं। राशील के दुर्भाग्य के समय जो उसने स्वयं अपने पर बुलाया है, में भी एक प्रकार से भाग्य ने राशील का साथ दिया है। जेड 1 वर्ष तक निरंतर कोशिश करता रहा है, फिर भी राशील गर्भवती नहीं हुई है। अगर वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता तो राशील दुष्ट जेड की संतान को जन्म देने के लिए विवश हो जाती, जिसने उसका जीवन और उसकी समस्त जीवन आशाएं ध्वस्त कर दी हैं। वो उसकी वंशबेल अपनी कोख में पाले। राशील को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। राशील अपने ऐसे जीवन से तंग आ गई है। वह मर जाना चाहती है। ये राशील के शरीर में सिख परिवार का लहू है, जिसने उसे ऐसा कायराना काम नहीं करने दिया है। तब निराश राशील ने आंख कान खुले रखने के साथ ही अपने मस्तिष्क को निरंतर सक्रिय रखा है। राशील को अपनी दुर्दशा से छुटकारे का एक ही उपाय सूझता है। वो उस दिन की प्रतीक्षा करती है जब उसे इन दुष्टों के चंगुल से भाग निकलने का अवसर मिले।
राशील पर जेड के बड़े परिवार की चौकीदारी इस तरह चलती कि उसे भाग निकलने का कोई मार्ग नहीं सुझाई देता है। तब जेड के माँ बाप राशील के इन लॉस एक दिन किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। घर के छोटे बड़े सभी सदस्य उन्हें छोड़ने गए हैं। घर में बस जेड और राशील ही हैं। तब जेड ने बेड़ी खोलकर दुष्टता से राशील को मां बनाने की एक और कोशिश की है। इसके बाद उससे असावधानी हुई है। वो राशील के पैर में पुनः बेड़ियां पहनाना भूल गया है। अपनी मनमानी कर लेने के पश्चात जेड पस्त होकर बिस्तर में अर्ध निद्रा में नंग धड़ंग ही पड़ा है। ये राशील के लिए अच्छा अवसर है। राशील ने व्यग्रता से उसके सो जाने की प्रतीक्षा की है। जब विश्वास हो गया कि वो सो चुका है, तब राशील उठी है। उसने अपने को व्यवस्थित किया है। बिना कोई आवाज किए उसने अपने घर से साथ लाए सामान में से अपने गहने ओढ़नी में लपेटकर अपनी कमर में बांध लिए हैं और कृपाण हाथ में ले ली है। जेड इस बीच निद्रा में ही है। तब राशील ने अपने पैर की निकली पड़ी बेड़ियां उसके पैर में लगाकर ताला जड़ दिया है। फिर कृपाण से जेड के पुरुषत्व की निशानी पर जोरदार प्रहार कर दिया है। उसे लगे घाव से खून बहने लगा है। वह बिलबिलाता हुआ चीख रहा है। वह राशील के लिए अपशब्द प्रयोग कर रहा है। राशील कमरे से निकली है और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। तब राशील ने आखिरी बार बुर्का धारण किया और अपने हाव भाव को संयत किया है। वह तेज कदम भरते हुए बस अड्डे पर पहुंची है। वहां उस समय जो बस रवाना हो रही है वो उसमें सवार हो गई है। दूसरे शहर पहुंचकर वहां रेलवे स्टेशन के शौचालय में राशील ने बुर्का पहने हुए प्रवेश किया है। शौचालय से निकलते हुए उसने बुर्का कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। फिर ट्रेन पर सवार होकर रात दिन की यात्रा करके राशील यहां आ गई है। दृश्य परिवर्तन। राशील से ये सब सुनने के बाद मुझे लगा जैसे किसी धारावाहिक का एक एपिसोड खत्म हुआ हो। बताते हुए राशील की और सुनते हुए मेरी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। दोनों के कुछ आंसू तो बनाए जा रहे भोजन में भी मिल गए हैं। मुझे लगा है ये पूरन पूरी का स्वाद ही बढ़ाएंगे। वाणी, मैंने आपको ये गलत बताया है कि मैं डिवोर्सी हूँ। वास्तव में मैं रिश्ते में से भागी हुई हूँ। यद्यपि 3 वर्ष बीत चुकने पर कोई संभावना नहीं है, फिर भी कभी कोई विवाद सामने आया तो मेरे लिए अब उससे डिवोर्स लेना सरल होगा। अच्छे की आशा करते हुए राशील ने अपना झूठ स्वीकार किया है। संवैधानिक रूप से डाइवोर्स के लिए मैं उस पर अपहरण करके मुझसे जबरन विवाह का आरोप लगाऊंगी और उसके हिजड़े होने के आधार पर मुझे डाइवोर्स मिल ही जाएगा। जो अप्रिय बात संभावित है, उससे निपटने के बारे में राशील ने अपना विचार कर रखा है। अगर ढूंढ पाया तो वह आप पर हिंसा का मुकदमा चला सकता है, जिसमें आपको कई वर्षों की जेल भी भोगनी पड़ सकती है। आप उसको बेड़ियों में लॉक करके ही तो वहां से भाग सकती थी। आपने उसके गुप्तांग पर हमला क्यों किया था? मैंने आशंका बताते हुए पूछा है। उसके चंगुल से मुक्त होते समय मुझे अपने लिए जीवन में कोई अच्छी संभावना शेष बची नहीं लग रही थी। इससे मैं अत्यंत क्षुब्ध हुई। उसने ही मुझे इस स्थिति में पहुंचाया है। मैं उसकी हत्या कर सकती थी, मगर मैंने यह नहीं किया है। मैंने तब उसके भावी जीवन के सुख को नष्ट करने तथा अन्य किसी को उसकी यौन हिंसा से बचाने के लिए उसे नपुंसक बना देना ठीक समझा। मेरी छोटी सी बुद्धि में यही न्याय लग रहा है। बताते हुए राशील रोष से भर गई है। मैंने कल्पना करते हुए न्याय के तराजू पर दोनों के कामों को रखा है। मुझे राशील का अपराध छोटा लग रहा है। इस तरह से पीड़ित युवतियां आत्महत्या तक को विवश होती देखी जाती हैं। हाँ राशील, इस दृष्टिकोण से देखे तो आपने न्याय ही किया है। मैंने सहमति जताई है। वाणी, वो आज भी पुरुष बना हुआ अभी दूसरी किसी औरत को अपनी पत्नी बना चुका होगा। वह नपुंसक हो चुका है, कभी अपने बारे में ये तथ्य स्वीकार नहीं करेगा। राशील ने आगे जोड़ते हुए उसकी धूर्त और निर्लज प्रवृत्ति बताई है। ये बात उसकी नई पत्नी से तो छुपी नहीं रह सकती है। मुझे ये संभव नहीं लग रहा है। अपनी नम हो गई आंखों पर हाथ फेरते हुए राशील रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई है। इसे छोड़ो वाणी, तुम न ही जानो तो अच्छा है। वो क्या बचा है ये जानने की मुझे कोई रुचि नहीं रही है। मैं एक सिखनी हूँ, यही मुझे स्मरण रखना है। राशील ने बात अपने जीवन पर केंद्रित करते हुए कही है। सिखनी में क्या विशेष होता है? मैंने प्रश्न किया है। सिखनी शब्द मेरे लिए नया है। मैं यह नहीं कहूंगी कि भागने के पहले उसे घायल करने के पीछे मेरा गुस्सा नहीं है।
इसके पीछे मेरे मन में गुस्से से अधिक उससे घृणा का भाव है। राशील विचार में डूबी चुप हुई है। वह आगे क्या बताने वाली है, मैं उसका मुख देखते हुए प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं एक सिख संस्कारों में पली बड़ी हुई लड़की हूँ। ऐसी लड़की सिखनी कही जाती है। प्रत्येक सिखनी को अपने परिवार एवं गुरुवाणी से सबके साथ उदार रहने की शिक्षा और संस्कार मिलते हैं। सिख शिक्षा एवं संस्कार से लड़की को अपनी अस्मिता की रक्षा करने का अप्रतिम साहस भी मिलता है। जब कोई उसे इस तरह क्षति पहुंचाता है तब सिखनी वीरता दिखाती है। कोई सिखनी किसी दुष्ट के साथ क्या कर सकती है? मैंने उसे नपुंसक बनाकर इसका परिचय दिया है। मैंने उसे हिजड़ा बनाकर स्वयं को एक सच्ची सिखनी सिद्ध किया है। बताते हुए राशील की आंखें लाल हो गई हैं। एक सिखनी में क्या गुण होते हैं, यह मैंने आपको देखकर और आपकी बातों से आज समझा है। कहते हुए मैं सोच रही हूँ, क्या मैं ऐसा कर पाती? वाणी, मैंने अपनी यह आपबीती सिर्फ अलका मैम को बताई है। आप दूसरी हो जिसे मैंने ये सब बताया है। यहाँ मेरे अन्य परिचित मित्र मुझे डिवोर्सी ही जानते हैं। राशील ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैंने उसके कहने के आशय को समझा है। आप निश्चिंत रहो, कभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि मैं ये सब जानती हूँ। मैंने विश्वास दिलाया है। अपने मन की मुझे बता चुकने पर शायद उसे लगा है कि उसने अपने हृदय पर का बोझ उतार दिया है। मुझे आप पर यह विश्वास हुआ है, इसलिए मैंने बताया है। उसने कहा है, हमारी पूरन पूरियां और कड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 11 का समापन है। यह एपिसोड राशील की आप बीती का अत्यंत मार्मिक और रोमांचक अंत करता है, जो दुष्टता के प्रति प्रतिशोध की एक अद्वितीय कथा है। एपिसोड 11 की शक्ति और कथा विकास। उत्पीड़न की क्रूरता। बेड़ियों में कैद। राशील को बेड़ियों में जकड़कर घर की दूसरी स्त्रियों की तरह काम करवाना तथा परिवार के सदस्यों का उपहास करना यातना की पराकाष्ठा को प्रकट करता है। ये राशील की दशा को मूक पशुओं से भी बदतर सिद्ध करता है। गर्भवती न होना। राशील का गर्भवती न होना उसके भाग्य का साथ माना जाता है, क्योंकि वो उस दुष्ट की वंशबेल को कोख में पालना स्वीकार नहीं कर सकती है। सिखनी का प्रतिशोध और साहस। वीरतापूर्ण पलायन। राशील का जेड के सो जाने की प्रतीक्षा करना, उसे बेड़ियों में जकड़ना और फिर कृपाण से उसके पुरुषत्व की निशानी पर प्रहार करना, यह एक तीव्र विद्रोही कृत्य है। यह आत्महत्या के विचार पर सिख लहू के कायराना काम नहीं करने के संकल्प की विजय है। न्याय का तर्क। राशील का ये कहना कि उसने हत्या नहीं की, बल्कि उसे नपुंसक बनाकर अन्य किसी को उसकी यौन हिंसा से बचाने के लिए न्याय किया, यह उसके कृत्य को सामाजिक दायित्व से जोड़ता है। भावनात्मक सामंजस्य। विश्वास का बंधन। राशील द्वारा वाणी को यह सत्य बताना कि वो डिवोर्सी नहीं बल्कि भागी हुई है, वाणी पर उसके गहरे विश्वास को प्रकट करता है। सिर्फ अलका मैम को यह सत्य ज्ञात था। भोजन का प्रतीकात्मक अंत। पूरन पूरी और कड़ी में आंसुओं का मिल जाना और वाणी का यह मानना कि इससे स्वाद ही बढ़ेगा, ये दुख और सहजता के सम्मिश्रण को प्रकट करता है। यह एपिसोड राशील को एक पीड़ित से वीरतापूर्ण नायिका में बदलता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए मार्गदर्शन। राशील, वाणी का स्वर। उत्पीड़न, बेड़ियों, हंसी और यातना के वर्णन में राशील का स्वर टूटा हुआ, भयभीत और गहरी पीड़ा से भरा होना चाहिए। प्रतिशोध। जेड को बेड़ियां पहनाने, कृपाण उठाने और प्रहार करने के क्षणों में स्वर दृढ़ संकल्प, रोष और शक्तिशाली प्रतिशोध से भरा होना चाहिए। सिखनी की अवधारणा गर्व और वीरता से प्रकट होनी चाहिए। वर्तमान। वाणी और राशील दोनों का स्वर संवेदनशील हो। वाणी का ये कहना कि आपने न्याय ही किया है, ये सहानुभूति और सहमति से प्रकट होना चाहिए। पात्रों का स्वर। जेड कल्पना में चीखने और अपशब्द कहने के क्षणों में उसकी बर्बरता और दर्द की ध्वनि तीव्र हो। संगीत, बीजीएम। आतंक और कैद, बेड़ियों के वर्णन में तीव्र तनाव और अकेलेपन का बीजीएम हो। प्रतिशोध का क्षण। जेड के पुरुषत्व पर प्रहार के समय संगीत अचानक ऊंचा, नाटकपूर्ण और विजयी प्रतिशोध के भाव से भरा होना चाहिए। अंत। पूरन पूरी के बनने के बाद बीजीएम सहजता और नवजीवन की आशा को प्रकट करे। एपिसोड 11 समाप्त।